Good evening, everyone. Is my voice audible? Good evening, everyone. Is my voice audible? Okay. So, yes. So in the previous class, we were discussing about brain. In case of brain, we have discussed the classification of brain. Next, after that, we have to study about each and every part of the brain. उससे पहले थोड़ा सा हमें एक क्वेश्चन करना है जिससे बोलते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन. ब्रेन जो है, ब्रेन के ऊपर कवरिंग किस चीज की है? द कवरिंग ऑफ ब्रेन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. आपका क्या है जो ब्रेन है, दिस इज सपोज ये आपका ब्रेन है. ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग जो ब्रेन की होती है, ब्रेन के बाहर जो कवरिंग होती है, वी कॉल इट बोनी क्रेनियम. दैट इज कॉल्ड एज बोनी क्रेनियम. अब जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन आपका 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से प्रोटेक्ट होता है. हमने पहले भी पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो उसका काम होता है. तो सपोज दिस इज माय ब्रेन, तो इसके बाहर 3 लेयर्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जो इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं किसी आउटर इंजरी से. 3 लेयर्स, जो ये लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनको कंबाइंडली हम इनको बोलते हैं मेनेंजिस. मेनेंजिस क्या होता है? दीज 3 लेयर्स इन कॉम्बिनेशन, जब ये कंबाइन होती है, इसको हम बोलते हैं मेनेंजिस. अब सिंगल सिंगल लेयर का क्या नाम होता है? जो इनर मोस्ट होती है उसे हम बोलते हैं पायामीटर. पायामीटर. मिडल वाली होती है एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन. एंड जो आउटर मोस्ट होती है उसे हम बोलते हैं ड्यूरामेटर. These are the 3 coverings of the brain which are collectively called as meninges, innermost, pyometer, arachnoid and durameter. अभी उसके बाद इनके अंदर की जो स्पेसेस होती हैं, इनके भी कुछ कुछ नाम होते हैं. जैसे 3 टर्म होती है एपीड्यूरल स्पेस, दूसरी होती है सब ड्यूरल स्पेस, एंड थर्ड होती है सब एरेक्नॉइड स्पेस. एपी का मतलब होता है उस चीज के ऊपर, अबव. एपी का मतलब होता है अबव, और सब का मतलब होता है बिलो. सो इफ आई एम सेइंग एपीड्यूरल, दैट मीन्स अबव ड्यूरल, मतलब अबव ड्यूरा मैटर. तो यहाँ पर हमारा बाहर जो होता है, बाहर होता है हमारा ब्रेन बॉक्स. इसके बाहर पूरा एक ब्रेन बॉक्स, इन 3 लेयर्स के बाहर एक ब्रेन बॉक्स होता है जो बोनी क्रेनियम होता है, विच इज आर बोनी क्रेनियम. अब एपीड्यूरल मतलब ड्यूरा मैटर के अबव. तो ड्यूरा मैटर के अबव कौन सा जगह हुई? ये जगह, ड्यूरा मैटर के अबव. सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एपीड्यूरल स्पेस. फिर आता है सब ड्यूरल, मतलब ड्यूरल के नीचे. तो ड्यूरल ये, इसके नीचे हुई ये स्पेस. सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज सब ड्यूरल. एंड नेक्स्ट आता है सब एरेक्नॉइड. सो सेकेंड वाली लेयर मेरी एरेक्नॉइड है, और एरेक्नॉइड के नीचे हुआ सब एरेक्नॉइड. आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? yes or no? Are these things clear to everyone? अब नेक्स्ट पॉइंट का है एपीड्यूरल जो स्पेस होती है. एपीड्यूरल स्पेस ड्यूरा मैटर के बाहर होती है और ब्रोनी क्रेनियम के बीच में होती है. बट जो हमारा मैम 3 लेयर्स किसकी हैं? ब्रेन के बाहर. जो आपका ब्रेन पढ़ाया था ना मैंने, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब उस पूरे ब्रेन के बाहर, इवन देन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के बाहर आपकी ये 3 लेयर्स होती हैं, आउटसाइड योर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, कवरिंग है. ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को. अब मैंने एपीड्यूरल क्या बोला? एपीड्यूरल इज अ स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड योर बोनी क्रेनियम. तो मैंने आपको बोला ये तीनों लेयर्स या ये स्पेसेस आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती हैं.
अब जो आपका ब्रेन का बोनी क्रेनियम होता है ना, वो बिल्कुल चिपका हुआ होता है आपके ड्यूरा मैटर से, उसके बीच में कोई स्पेस होती ही नहीं है। तो इसको याद रखना, एपिड्यूरल स्पेस आइडियली आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती है, बट ब्रेन के बाहर नहीं होती। क्यों नहीं होती स्पेस? क्योंकि जो ब्रेन का ड्यूरा मैटर है और जो बोनी क्रेनियम है उसके बीच में गैप ही नहीं होता, और जब गैप नहीं होगा तो किस बात की स्पेस? सो आपका एपिड्यूरल स्पेस यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में होता है, ब्रेन वाले एरिया में नहीं होता। नेक्स्ट आपको समझ आ गया सबड्यूरल कहाँ है? सबड्यूरल इज बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, सबड्यूरल क्या है? बिटवीन द एरेक्नॉइड एंड ड्यूरल। ये यहाँ पर जो स्पेस होती है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे इंजन है, इंजन में अगर सही से काम ना करो तो हम ऑयल डाल देते हैं, ऑयल एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट विच डिक्रीजेस द फ्रिक्शन। तो जो हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, सो इट एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। और जो हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस है, सब एरेक्नॉइड स्पेस कौन सी है? दिस इज योर सब एरेक्नॉइड स्पेस विच इज बिटवीन योर पाया मैटर एंड योर ड्यूरा मैटर। इस वाली स्पेस को हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पहले हमें सब चीजें समझनी है कि बना किस किस चीज से है, उसके बाद समझेंगे उसका रोल क्या है। जब तक हमें पूरा उसकी एनाटॉमी नहीं क्लियर, हम फिजियोलॉजी नहीं समझ सकते। एनाटॉमी क्या था? एनाटॉमी था किस तरीके से बना हुआ है, और फिजियोलॉजी क्या है? किस तरीके से वो काम करता है। सो पहले हमें एनाटॉमी समझेंगे, फिर हम फिजियोलॉजी समझेंगे। तो अभी हमने देख लिया CSF क्या है। जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है उसके अंदर CSF होता है, उसका क्या रोल होता है वो सब चीजें हम पढ़ेंगे बाद में। अब एक चीज और याद रखना, जो हमने 3 लेयर्स पढ़ी, पाया मैटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर, ये जो 3 लेयर्स हैं आपकी, इसमें से जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है पाया मैटर, जो इनर मोस्ट लेयर है पाया मैटर, वो हाईली वैस्कुलर होती है। तीनों है तो कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको पहले ही बोला। मेनेंजेस क्या है? मेनेंजेस आर 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मेनेंजेस आर 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तीनों है तो कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन इसके अंदर में जो अंदर वाली पाया मैटर होती है वो हाईली वैस्कुलराइज होती है, और जो बाहर वाली दोनों है एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर, दे आर एवास्कुलर, उसके अंदर ब्लड वेसल फ्लो नहीं करती हैं। सो आइडियली आपका ब्लड वेसल कहाँ फ्लो करती है? वो आपके सॉरी आपकी वैस्कुलर कौन सी है? वैस्कुलर है पाया मैटर, वेयर एज जो आपकी एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर है दे आर एवास्कुलर, बट है तीनों कनेक्टिव टिश्यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? Is it clear till this point? अब हमने ब्रेन की लेयर्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट अब हमें पढ़ना है एक एक, जो हमने पढ़ा था ना, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मीजेंसेफ्लॉन, ये सब पढ़े थे। अब हम एक एक करके वो सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है सेरिब्रम। कोई मुझे बता सकता है सेरिब्रम का दूसरा नाम क्या था? व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ सेरिब्रम? किसी को याद है? एनीवन रिमेंबर्स दैट? व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ सेरिब्रम? What was the other name of cerebrum? Anyone remember that? Anyone remember that? That is called as telencephalon. मैंने आपको बताया था telencephalon. Yes, it's a telencephalon. सेरिब्रम का दूसरा नाम है telencephalon. तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में। जो सेरिब्रम है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके पूरे ब्रेन में सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, इन सब में सबसे लार्जेस्ट पार्ट किसका है? ब्रेन का है। अब ये आपका ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। अभी ये क्या होता है? ये जो ब्रेन का पार्ट है ना सेरिब्रम, वो एक बहुत बड़ा सा, इसके अंदर फिशर होता है। फिशर क्या होता है? जैसे ग्रूव सा, फिशर और ग्रूव, फिशर या इसे हम बोलते हैं ग्रूव।
जैसे क्या होता है, सपोज आपका सर्कल है और आपने सर्कल का एक ऊपर वाले पॉइंट को अंदर की तरफ ढकेल दिया, तो एक वो गड्ढा सा बन जाता है ना। तो आपका जो सेरेब्रम होता है वो एक फिशर या ग्रूव, और इस फिशर को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। फिशर क्या होता है, गड्ढा सा होता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल? किसी को याद होगा अगर जैसे हम लोगों, मतलब आप लोग शायद पहले पढ़ते थे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम लोग पढ़ते थे, तो लैटिट्यूड्स कौन से होते थे? लैटिट्यूड जैसी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी, दीज आर लैटिट्यूड। वेयरएज जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती थी वो लॉन्गिट्यूड्स होती थी। सो इसीलिए बिकॉज इट्स अ वर्टिकल लाइन, so that's why it is called as longitudinal। and ये एक आपका गड्ढा सा है, वो उसको इसलिए हमने इसको फिशर बोला। so cerebrum is the largest part of brain। it is divided into two half, दो हाफ में डिवाइड होता है। किससे दो हाफ में डिवाइड होता है? कौन दो हाफ में डिवाइड करता है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। और दो हाफ में डिवाइड करता है, एक हो जाता है आपका राइट हेमिस्फीयर और दूसरा हो जाता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो देयर आर टू हेमिस्फीयर इन योर सेरेब्रम। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो आपकी पूरी राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट है वो आपकी लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर सपोज किसी के सेरेब्रम में कुछ प्रॉब्लम आई है और उसका लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट सेरेब्रम पैरालाइज हो गया है, तो उसकी राइट बॉडी पैरालाइज होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल द राइट साइड ऑफ योर बॉडी, whereas the right hemisphere control the left part of your body। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, अभी हमने बात करा, ये जो दो हेमिस्फीयर हैं वो लॉन्गिट्यूडिनली, ये एक सेरेब्रम है और ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकली डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर से। ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर ने इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन ये जो दो हेमिस्फीयर होते हैं ये हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल कनेक्शन होता है वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। corpus callosum। So corpus callosum is the horizontal connection between the right and left hemisphere, whereas जो आपका longitudinal fissure है वो आपका separation point है between your right and left hemisphere। So the two hemisphere are connected by, किससे connected है? by corpus callosum। अब corpus callosum होते क्या है? they are the thick bands of fibers। बहुत सारी fibers होती हैं जिनका thick band बना होता है। so it is the thick band of your fiber। यहाँ तक क्लियर? और उसके बाद क्या होता है, जो कॉर्पस कैलोसम होता है ये आपके पूरे बॉडी का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कॉमीस्यूरल ट्रैक्ट होता है। कॉमीस्यूरल ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमीस्यूरल ट्रैक्ट? कॉमीस्यूरल ट्रैक्ट इज द वन, कॉमीस्यूरल ट्रैक्ट क्या होता है? कॉमीस्यूरल ट्रैक्ट इज द वन दैट कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट जो चीज करती है उसे बोलते हैं कॉमिस्यूरल ट्रैक्ट, और दो हेमिस्फीयर को डिवाइड जो चीज करती है उसे बोलते हैं फिशर और ग्रूव। सो फिशर ग्रूव क्या करेगा? डिवीजन का काम करेगा, और कॉमिस्यूरल ट्रैक्ट वो कनेक्शन का काम करेगा। तो हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट कनेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है? वो है कॉर्पस कैलोसम, जो किसको कनेक्ट करता है? जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करता है। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक सबको क्लियर? यस और नो? यस और नो? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस और नो? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब मैंने आपको ब्रेन बता दिया कि ब्रेन का जो सेरेब्रम है वो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर से दो हिस्सों में कनेक्ट होता है, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। अब ये जो राइट वाला और लेफ्ट वाला हिस्सा है ना, वो भी फर्दर चार चीजों में डिवाइड होता है, उसमें भी फर्दर चार डिवीजन होती हैं। सो राइट पार्ट में जो चीज है सेम वही चीज लेफ्ट पार्ट में होगी, जो चीज राइट पार्ट में है सेम वही चीज लेफ्ट पार्ट में होगी। ठीक है, तो अभी हम एक सेक्शन को पढ़ेंगे। सपोज कंसिडर दैट दिस इज द राइट सेरेब्रम, दिस इज द राइट हेमिस्फीयर। ये आपका राइट हेमिस्फीयर है, किसका? सेरेब्रम का। ये राइट हेमिस्फीयर है। सो जो चीज राइट में है वही चीज लेफ्ट में होगी। सो ये इसके अंदर भी चार अलग अलग लोब्स बनते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट लोब्स इन दिस।
चार लोब्स का नाम क्या होता है? एक होता है फ्रंटल लोब, दूसरा होता है पेराइटल लोब, तीसरा होता है टेम्पोरल लोब और चौथा होता है ऑक्सीपिटल लोब। तो दीज आर 4 लोब्स इन माय राइट और लेफ्ट सेरेब्रम। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला ये डिवाइड होते हैं 4 लोब्स में, तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो है, ये जो लाइंस आ रही है, ये फिशर होगी या ये ग्रूव होगी? ये फिशर होगी या फिर ये कॉमिसुरल ट्रैक्ट से डिवाइड होगा? किसकी हेल्प से डिवाइड होगा? फिशर की हेल्प से या कॉमिसुरल ट्रैक्ट की हेल्प से डिवाइड होगा? किससे डिवाइड होगा? It is fissure or groove. It is not your commissural tract. Commissural tract कनेक्शन का पॉइंट होता है और डिवीजन का पॉइंट फिशर और ग्रूव। सो ये जो 4 लोब्स होते हैं ये फिशर और ग्रूव से डिवाइड होते हैं। सो मैंने बोला फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल, ये 4 आपके लोब्स हैं। तो कौन सा ग्रूव फ्रंटल और पेराइटल के बीच में होता है? फ्रंटल और पेराइटल लोब के बीच में होता है फिशर ऑफ रोलांडो। फ्रंटल और पेराइटल के बीच में होता है फिशर ऑफ रोलांडो, फिशर ऑफ रोलांडो। उसके बाद पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में कौन सा लोब होता है? उसे हम बोलते हैं पेराइटल, पेराइटो ऑक्सीपिटल फिशर। ठीक है, रोलांडो किसके बीच में है? फिशर, फ्रंटल और पेराइटल के बीच में। पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में कौन सा है? उसे हम बोलते हैं पेराइटो ऑक्सीपिटल लोब। उसके बाद एक होता है फिशर ऑफ सिल्वियम। फिशर ऑफ सिल्वियम क्या होता है? ये आपके टेम्पोरल लोब को बाकी सब लोब से डिवाइड करता है। ये आपके टेम्पोरल लोब को बाकी सब लोब से डिवाइड करता है। तो अगर मैं आपको समझाऊं कैसे दिखता है ये देखो, सबसे आगे होता है फ्रंटल, उसके आगे उसके पीछे होता है आपका नेक्स्ट, मतलब फ्रंटल है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हाँ, सबसे आगे होता है आपका फ्रंटल, फ्रंटल के बाद होता है आपका पेराइटल और उसके बाद होता है ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और ये टेम्पोरल। टेम्पोरल सबसे नीचे होता है। टेम्पोरल को बाकी सब लोब से कौन सेपरेट करता है? फिशर ऑफ सिल्वियम। हाँ बता रही, वही बता रही, फिशर ऑफ सिल्वियम। फ्रंटल को पेराइटल से कौन सेपरेट करता है? फिशर ऑफ रोलांडो। एंड पेराइटल को ऑक्सीपिटल से कौन सेपरेट करता है? पेराइटो ऑक्सीपिटल लोब। क्लियर यहां तक सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? हर्षदीप क्लियर है आपको? हर्षदीप इज इट क्लियर और नॉट? अब एक एक करके हम लोब की बात करेंगे कि फ्रंटल लोब का क्या काम होता है, पेराइटल लोब का क्या काम होता है, ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से रोल होते हैं। टेम्पोरल लोब आपको सुनने में, हियरिंग में हेल्प करता है, सबसे इंपॉर्टेंट हियरिंग। ऑक्सीपिटल लोब आपको हेल्प करता है विजन में, इट हेल्प यू इन विजन। फ्रंटल मूवमेंट आपको हेल्प करता है बॉडी की जो वॉलेंटरी मूवमेंट है उनको कंट्रोल करने के लिए, बॉडी की वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने में, और साथ में ही इसकी हेल्प से आपको इंटेलेक्चुअल, आपको इंटेलिजेंस आता है, आपको विल पावर आती है, आपको क्रिएटिविटी आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, फ्रंटल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और जो पेराइटल लोब होता है ना, वो जर्नल जो सेंसेशंस होती हैं, कुछ सेट ऑफ परसेप्शंस होती हैं, सेंसेशन, जैसे कि टच, किसी ने टच किया वो मुझे पता चलता है पेराइटल लोब से। कोई पेन हुआ मुझे, वो पता चलता है पेराइटल लोब से। कोई कोल्ड चीज को हाथ लगाया, कोई हीट चीज को हाथ लगाया, कोई प्रेशर को हाथ लगाया। So these are the roles of parietal lobe. So if I will tell you that what are the different roles, occipital lobe
इज द सीट फॉर परसेप्शन ऑफ विजन. विजन के लिए आपका ऑक्सीपिटल लोब होता है. ठीक है, जस्ट राइट डाउन ऑक्सीपिटल लोब इज फॉर विजन. Frontal lobe control the voluntary movement of your body. It controls the voluntary movement of your body. नेक्स्ट क्या करता है, ये आपको जजमेंट देता है कि आप चीजों के बारे में जजमेंट कर पाओ. सो इट हेल्प यू इन जजमेंट, जजमेंटेशन, जजमेंट करने के लिए आपको हेल्प करता है. एंड ये आपको हेल्प करता है क्रिएटिविटी में, ये आपको हेल्प करता है विल पावर में, इमोशन को एक्सप्रेस करने में आपको हेल्प करता है. सो दीज आर ऑल द रोल्स ऑफ फ्रंटल लोब. पैराइटल मैंने आपको बताया, जनरल जो सेंसेशंस होती हैं जैसे कि टच, पेन, प्रेशर, कोल्ड, हीट, ये सेंसेशंस में हेल्प करता है. पहले मुझे बताओ ये तीनों क्लियर हैं सबको? Just first tell me, are these three clear to everyone? तब मैं उसके बाद आपको टेम्पोरल बताऊंगी, उसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट्स और है. There are 2 different area in temporal lobe. तो टेम्पोरल लोब का जो मेन है, दैट इज इट इज द सीट ऑफ हियरिंग. हियरिंग का ही इसका काम होता है, सुनने का काम होता है. बट इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. मतलब ये हमें बोलने की क्षमता देता है. क्या चीज, कैसे वर्ड्स को आर्टिकुलेट करने की एबिलिटी देता है, और साथ में रीडिंग एबिलिटी, स्पोकन वर्ड्स को बोलने का और अंडरस्टैंड करने का, मतलब बोलना और उसको अंडरस्टैंड करना. तो मेन 2 काम होते हैं टेम्पोरल लोब के. एक होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मतलब लैंग्वेज जो बोल रहे हो, बोलने में हेल्प करता है, और उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, उसको आर्टिकुलेट करने में हेल्प करता है. और दूसरा होता है हियरिंग का. ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? दैट इसके 2 रोल है, एक है हियरिंग, दूसरा है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? लैंग्वेज फंक्शन कंसिस्ट ऑफ एबिलिटी टू स्पीक, बोल सके हम, रीड कर सके, and ability to understand the spoken and written words. All these things are done by temporal lobe. अब टेम्पोरल लोब में जो हमारा सेकंड वाला फंक्शन है विच इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, उसके लिए हमारे ना 2 एरियाज आते हैं. दिस इज अबाउट योर टेम्पोरल लोब. हमने टेम्पोरल लोब के बारे में पढ़ लिया. अब 2 एरियाज होते हैं. जैसे मैंने आपको बोला, टेम्पोरल लोब का क्या काम है? लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करना, लैंग्वेज को बोलना, समझना, उसको लिखना. वो किससे होता है? टेम्पोरल लोब में एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं वर्निक्स एरिया. There is a small area in your temporal lobe. ये क्या करता है? ये सेंसरी एरिया है आपके टेम्पोरल में. It is concerned with the ability to interpret and understand the information. मैंने आपको बोला ना कि चीजों को बोलना, चीजों को पढ़ना, चीजों को समझना, ये सब टेम्पोरल लोब का काम है. जब मेरे पास कोई सिग्नल आएगा, मैंने आपको बताया था ना 2 चीजें होती हैं. जो बेसिक जगह से सिग्नल को लेके आता है उसे बोलते हैं सेंसरी, और जो ब्रेन से ऑर्गन पे लेके जाता है उसे बोलते हैं मोटर. वर्निक एरिया इज अ सेंसरी एरिया. सेंसरी एरिया मतलब ये जो चीजें आ रही हैं, जो हम कान में सुन रहे हैं, या जो हमें वर्ड्स दिख रहे हैं, उनको आर्टिकुलेट करने का काम करना. और अगर यही मोटर एरिया होता, वर्निक एरिया, तो आप क्या बोलते? इसका रोल होता बोलने का, क्योंकि बोलना, मुंह से हम कुछ बोल रहे हैं, दैट इज वी आर स्पीकिंग समथिंग. तो हमारे ब्रेन से हमारे मुंह में सिग्नल आ रहे हैं, हमारे माउथ में सिग्नल आ रहे हैं. सो देन इट बिकम्स अ मोटर एरिया. बट जब चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, वो चीजें आपको दिख रही हैं, उसको आप ब्रेन के पास लेके जा रहे हो. सो इट्स अ सेंसरी. वर्निक एरिया क्या होता है? वर्निक एरिया इज अ सेंसरी एरिया. सेंसरी एरिया है मतलब ये चीजों को अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है. अगर आपकी वर्निक एरिया में प्रॉब्लम होगी तो आपको थिंकिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी. क्लियर? वर्निक एरिया इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Is it clear or not? Is this point वर्निक एरिया clear to everyone? अब याद रखना, मैंने आपको बोला हमें वर्ड को स्पीक करने में, है ना, हमें चीजों को इंटरप्रेट करने में, हमें चीजों को अंडरस्टैंड करने में कौन सा लोब काम करता है? टेम्पोरल लोब. ठीक है, टेम्पोरल लोब में से जो ये नीचे वाले काम है, जो सेंसरी काम है हमारे,
वो सब टेम्पोरल लोब में एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं वर्निक्स एरिया। ठीक है, लेकिन जो स्पीकिंग वाला काम होता है ना, वो दो लोब मिलके काम करते हैं। एक करता है टेम्पोरल लोब और दूसरा करता है फ्रंटल लोब। जो फ्रंटल लोब है उसका भी काम कहीं ना कहीं स्पीकिंग में हेल्प करता है। क्यों स्पीकिंग में हेल्प करता है? क्योंकि मैंने आपको फ्रंटल लोब में बोला जो वॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं बॉडी के उसको कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। तो जब आपको बोलना है, व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग, तो आप अपने मुंह को हिलाओगे, मुंह की मसल्स को हिलाओगे, सो दैट इज ऑल्सो मोटर मूवमेंट। वो आपकी मूवमेंट हो रही है ना कहीं आपकी मूवमेंट हो रही है, विच इज अ वॉलेंटरी मूवमेंट। सो स्पीकिंग दोनों से कवर्न होता है, टेम्पोरल से भी और फ्रंटल से भी। तो फ्रंटल लोब के अंदर एक एरिया होता है, फ्रंटल लोब के अंदर एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। फ्रंटल लोब के अंदर एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। इट इज अ मोटर एरिया। इट हेल्प द पर्सन टू कंट्रोल द स्पीक प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ लिप्स, टंग्स, स्पीच मसल्स, ये सब चीजें करता है। तो स्पीकिंग जो है वो दोनों का काम है, टेम्पोरल का भी और फ्रंटल का भी। अब फ्रंटल में कौन सा एरिया है? ब्रोकाज एरिया है। टेम्पोरल का कोई नाम नहीं है, बट टेम्पोरल ऑल्सो हेल्प। और फ्रंटल क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि फ्रंटल लोब मोटर मूवमेंट हेल्प करता है, और कहीं ना कहीं बोलना इज ऑल्सो अ मोटर मूवमेंट। मुंह से बोल रहे हो, माउथ को हिला रहे हो, टंग को हिला रहे हो, लिप्स हिला रहे हो, तो दीज विल ऑल कम अंडर मोटर मूवमेंट्स। तो स्पीक का जो एरिया होता है वो ब्रोकाज एरिया होता है, वो फ्रंटल लोब में होता है। और अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, थिंकिंग का एरिया होता है वर्निक्स एरिया, विच इज देयर इन योर टेम्पोरल लोब। यहां तक क्लियर सबको? cerebrum, is it clear to everyone? Is cerebrum clear to everyone? Yes or no? ठीक है, सेरेब्रम हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ। सो अगर मैं आपको एक डायग्राम सा बना दूं, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कहूँ कि एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ, एक एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं सोमास्थेटिक, सोमास्थेटिक एरिया। सोमास्थेटिक का मीनिंग होता है जितनी भी आपकी परसेप्शंस होती हैं उनको आप सोमास्थेटिक में डाल देते हो। तो मुझे बताओ परसेप्शंस कहाँ पे थी? परसेप्शन थी हमारी पेराइटल लोब में। पेराइटल लोब, मैंने कहा था ना, परसेप्शन, जनरल जो परसेप्शन होती है जैसे हीट, कोल्ड, प्रेशर, ये सब चीजें जनरल परसेप्शन होती हैं। सो परसेप्शन को बोलते हैं सोमास्थेटिक एरिया। तो सोमास्थेटिक एरिया आपके पेराइटल लोब में होगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है आपका जो कोई भी ब्रेन में आपका कोई भी ऑर्गन है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो आउटर पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। अच्छा, उससे पहले ना एक बार ब्रेन का सेक्शन बना लो। अगर मैं आपको ब्रेन का सेक्शन बना के दिखाऊं, सो सपोज दिस इज योर ब्रेन, दिस इज ऐसे, यहाँ पे आपके ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बना हुआ है। देन देयर इज अ, लाइक ऐसे करके एक माउथ सा कुछ कुछ स्ट्रक्चर होता है। एंड थोड़ी मेरी ड्राइंग को इग्नोर कर देना, जस्ट इग्नोर माय ड्राइंग। मैं आपको लोकेशन दिखाना चाह रही हूँ कि लोकेशंस होते कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से लोकेशंस होते हैं, तो वो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से वो आ जाएगा एक छोटा सा, छोटा सा, देखो। अब देखो, जो मेरा सबसे पहले है दैट इज माय सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम में मैंने आपको बोला था कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? कॉर्पस कैलोसम इज योर वर्टिकल लोब। सो मतलब जो कनेक्शन का काम करता है, सो इट इज कॉर्पस कैलोसम, जो आपके दोस्त को कनेक्ट करता है। ये मैं बोल दूंगी, ऐसे इसको डिवाइड कर दूंगी ब्रेन को पीछे की तरफ। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका सेरेब्रम।
ये सॉरी, एक मिनट, सेरेब्रम का पहला लोब कौन सा था? फ्रंटल लोब, फ्रंट में है। देन योर पेराइटल लोब, देन पीछे की तरफ होता है ऑक्सीपिटल लोब, और कहीं ना कहीं आगे की तरफ होता है आपका टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था देयर आर थ्री डिफरेंट, जो आपका ये था आपका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के अंदर हमारा जो पीलेनसेफ्लॉन है वो हमने पढ़ लिया सेरेब्रम के बारे में। देन उसके बाद था डायनसेफ्लॉन में, डायनसेफ्लॉन में तीन चीजें थी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड योर पीनियल बॉडी। तो थैलेमस हाइपोथैलेमस कहाँ होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करता है। देखो थैलेम हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस के हाइपो नीचे, सो यहाँ कहीं आपका थैलेमस होता है, इसके नीचे कहीं आपका हाइपोथैलेमस होता है, और ये जो होता है ना यहाँ पर एक आपका पीनियल ग्लैंड होता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे एक होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने वो यहाँ ब्रेन में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कहीं ना कहीं आपका एंडोक्राइन फंक्शन है। सो आपके ब्रेन के नीचे मतलब आपके कॉर्पस कैलोसम के नीचे पहले थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे एक छोटा सा पीनियल ग्लैंड, और यहाँ जाके एक आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आ जाते हैं हम इस वाले पोर्शन के ऊपर, जहां पर होता है हमारा ये ऊपर वाला होता है मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन में तीन पार्ट्स थे, पॉन्स, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेब्रम। पहले आता है पॉन, देन आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एंड दिस इज योर सेरिबेलम। एंड ये चारों चीजें आपकी कंबाइन करके बना देती हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट, यस और नो? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट, यस और नो? इज इट क्लियर? ये क्लियर है सबको? अब जो आपका कोई भी ब्रेन का कोई भी पार्ट होता है ना, ब्रेन का कोई सा भी अगर हम पार्ट की बात करें, सो दैट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट थिंग। वन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स और सेकंड इज कॉल्ड एज मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर पोर्शन होता है, और मेड्यूला किसी भी सेरेब्रम का, चाहे आप बात कर लो, चाहे आप सेरेबेलम का बात कर लो, किसी की भी बात करो, मेड्यूला आपका इनर पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है आउटर पार्ट, एक होता है इनर। कॉर्टेक्स हमेशा आउटर होगा, मेड्यूला हमेशा इनर होगा। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब सेरिब्रल मतलब सेरिब्रम, सेरिब्रम का जो बाहर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऐसे ही, और वो कौन सा होगा? आउटर पोर्शन। इनर पोर्शन कौन सा होगा? मेड्यूला। अब ये देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाए थे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेल बॉडी होती है और आपके एक्सॉन होते हैं, सेल बॉडी के ऊपर ही डेंड्राइट होते हैं। तो जो न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है ना, सेल बॉडी वाला पोर्शन, वो हमें ग्रे कलर का दिखता है, दैट लुक्स लाइक अ ग्रे कलर। और जो क्या रिपीट करूं दीपिका? मैंने बोला कोई भी ब्रेन का कोई सा भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन है ना, दैट इज मेड अप ऑफ टू थिंग, वन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज मेडुला। जो आउटर पोर्शन होता है किसी भी ऑर्गन का उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन होता है किसी भी ऑर्गन का उसे हम बोलते हैं मेडुला। अब मैंने आपको बोला ब्रेन, कंप्लीट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें क्या न्यूरॉन्स है या नहीं है? आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है या नहीं है? यस, न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। अब न्यूरॉन्स है तो न्यूरॉन्स के अंदर आपका सेल बॉडी भी होगा, एक्सॉन भी होगा और डेंड्राइट भी होगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज हमें याद रखनी है कि जो सेल बॉडी होता है ना न्यूरॉन का, वो ग्रे कलर का दिखता है, दैट लुक्स लाइक अ ग्रे कलर। व्हेयरएज जो एक्सॉन वाला पोर्शन होता है वो व्हाइट कलर का दिखता है। ये चीज याद रखना कि जो हमारा उसका पोर्शन होता है सेल बॉडी का, वो ग्रे कलर का होता है, और एक्सॉन का पोर्शन व्हाइट कलर का होता है। अभी ना पूरे के पूरा ब्रेन एंड नीचे आ जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये पॉइंट याद रखना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। ब्रेन का किसी भी ऑर्गन का आउटर एरिया कॉर्टेक्स, इनर एरिया मेडुला। सेम थिंग स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी है कि स्पाइनल कॉर्ड का आउटर एरिया इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेडुला। लेकिन जो आपका ब्रेन, अभी मैं बात कर रही हूँ ब्रेन की बात कर रही हूँ, ब्रेन का कोई भी ऑर्गन है उसका जो आउटर मोस्ट पोर्शन है, आउटर मोस्ट पोर्शन जो होता है वो ग्रे मैटर का होता है, और जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है वो वाइट मैटर का होता है। इसका मीनिंग क्या है?
इसका मीनिंग ये है, अगर सपोज ये मेरा सेरेब्रम है, सेरेब्रम का ये आउटर पोर्शन है, दिस इज योर क्या था आउटर पोर्शन, कॉर्टेक्स, एंड दिस इज योर इनर पोर्शन विच इज मेड्यूला। सो ब्रेन का जो आउटर मोस्ट पोर्शन है कॉर्टेक्स, वो ग्रे मैटर का है। और ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है आपका सेल बॉडी। इसका मतलब न्यूरॉन्स यहाँ पे ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट है कि सारे आपके सेल बॉडीज वहां हैं और न्यूरॉन्स आपके अंदर की तरफ हैं। So this is about your brain. Whereas for your spinal cord, स्पाइनल कॉर्ड में भी यही होगा, बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पोर्शन मेड्यूला है। बट यहाँ पे जो आपका कॉर्टेक्स है वो व्हाइट मैटर का बना हुआ है, और मेड्यूला में जो आपका कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर का बना हुआ है। सिंस व्हाइट मैटर बाहर है, मतलब ऐसे एक्सॉन्स बाहर होंगे और सेल बॉडी अंदर होगी। So this is how it look like. So this is one difference between brain and spinal cord जो मैंने अभी बता दिया। So अगर मैं आप cerebral, यहाँ तक समझ आया सबको, ये पॉइंट सबको क्लियर है? Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? Yes or no? Is this point clear to everyone? ब्रेन का मैंने आपको ये समझ आया तमन्ना कि किसी भी चीज का जो बाहर वाला पोर्शन होगा वो होगा कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला पोर्शन होगा वो होगा मेडुला। ये चीज याद रखना, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द ऑर्गन। नेक्स्ट चीज जो कॉमन है, ग्रे कलर किसका होता है? ग्रे कलर होता है सेल बॉडीज का। और व्हाइट कलर किस चीज का होता है? व्हाइट कलर होता है एक्सॉन का। सो अब अगर मैं ब्रेन की बात करूं, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे कलर का होता है, और ब्रेन का जो मेड्यूला होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ग्रे मतलब सेल बॉडी, तो मतलब बाहर सेल बॉडीज हैं और अंदर एक्सॉन्स हैं। लेकिन यही चीज अगर मैं बात करती हूँ अपने स्पाइनल कॉर्ड की, तो कॉर्टेक्स ग्रे नहीं होगा, इट विल बिकम व्हाइट एंड मेड्यूला विल बिकम ग्रे। क्लियर है? Is it clear or not? तमन्ना, is it clear or not? Clear, ठीक है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम। आउटर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर का होता है, पतला सा होता है, 2 to 4 mm थिक होता है बस। अब बिकॉज इसके अंदर ग्रे मैटर है, तो इसके अंदर आपकी आइडियली इसकी 6 लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर 100 बिलियन सेल बॉडीज होंगी। एक्सॉन नहीं होगा, बिकॉज ग्रे, हम कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, ब्रेन के कॉर्टेक्स की, और ब्रेन का कॉर्टेक्स कौन से कलर का है? ग्रे कलर का। और ग्रे कलर का क्या होता है? सेल बॉडी होती है। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आपकी 10 बिलियंस ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है। याद रखना, इसके अंदर 10 बिलियन सेल बॉडीज याद रखना। 10 बिलियन भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर आपकी सेल बॉडीज होती हैं, और सिंस सेल बॉडीज होती है तो ये ग्रे कलर का होता है, और मेड्यूला आपका व्हाइट कलर का होगा। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, अब हम स्पेसिफिक, ये हमने बात करी कॉमन कॉर्टेक्स की और मेड्यूला की। अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, मैंने बोला वो 6 लेयर्स का बना हुआ है, और इसकी लेयर्स में ना फोल्ड बहुत ज्यादा हाईली फोल्डेड होता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली फोल्डेड, बहुत फोल्डेड होता है। तो इनकी जो फोल्ड्स होती है ना, इसे मैं